पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ लिंगर को मिलवाने के लिए अपने ग्रैंडपा जोंगटियन के पास गया था। वो इससे काफी खुश हुए कि दोनों जल्दी शादी की डोर में बंधने वाले हैं और वो पूरी रात बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। पर शियाओ ने बताया कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो अब जिस रास्ते पर जाने वाला है उसके लौटने की संभावना कम है। लिंगर भी काफी परेशान थी पर उसे आगे बढ़ने से रोक भी नहीं सकती थी। शियाओ उसे लेकर फायर एम्परर रिट्रीट पर आ गया था ताकि वो अग्नि सम्राट के वापस लौटने पर उससे मिल सके। लिंगर शियाओ को नो मेंस लैंड पर जाते हुए विदा करना चाहती थी पर शियाओ को डर था कि उसके वहाँ होने से वो इस रास्ते पर नहीं जा पाएगा, तो लिंगर ने उसे मलबरी फॉरेस्ट में छोड़ने का कहा। उस जगह पर उसे काफी अच्छा फील होता था और उम्मीद मिलती थी कि शियाओ वापस लौट आएगा। शियाओ वहाँ से जाने के लिए निकल गया था। लिंगर रो रही थी और फायर एम्परर भी वहाँ गए थे जिन्होंने शियाओ को रोक लिया। वो लिंगर और शियाओ की शादी करवाना चाहते थे जिससे वो दोनों भी खुश थे और दोनों शादी के लिए तैयार होकर मैरिज ड्रेस पहनकर आ गए थे। और अब वो शुभ घड़ी आ चुकी थी जब लिंगर की शियाओ से शादी होगी। इस शादी में शामिल होने के लिए शियाओ के ग्रैंडपा जोंगटियन भी आ जाते हैं। अग्नि सम्राट और जोंगटियन खुश थे कि उनके बच्चे शादी की डोर में बनने जा रहे हैं। अग्नि सम्राट पूछते हैं कि अब शादी की रस्म को शुरू करना चाहिए। तुम दोनों को स्वर्ग और पृथ्वी को नमन करके पहली पूजा को पूरा करना चाहिए। दोनों एक साथ सूरज की तरफ होकर नमन करते हैं। अग्नि सम्राट कहते हैं कि दूसरी पूजा के तौर पर तुम बड़ों को नमन करो। दोनों अपने अग्नि सम्राट और जोंगटियन को नमन करते हैं। तीसरी पूजा कपल वर्शिप होती है जिसमें शियाओ और लिंगर एक दूसरे को नमन करते हुए कसम खाते हैं कि वो दोनों मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देंगे और रक्षा करेंगे। अग्नि सम्राट बोलते हैं कि अब तुम औपचारिक रूप से पति पत्नी बन चुके हो। लिटिल वुल्फ भी इससे काफी खुश होता है। वो उन दोनों के ऊपर फूलों की पंखुड़ियाँ डालता है। शियाओ और लिंगर भी काफी खुश नजर आ रहे थे। आखिरकार उनकी शादी हो गई। अग्नि सम्राट बोलते हैं कि वांग अब से तुम मेरे दामाद हो। इस 3000 स्टेट को छोड़ने के बाद तुम कई सारे लोगों से मिलोगे और कई सारी अद्भुत चीजों से तुम्हारा सामना होगा। मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, बस मुझे यही उम्मीद है कि तुम कभी भी ये नहीं भूलोगे कि मेरी बेटी तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही है। शियाओ कसम खाते हुए कहता है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा और वो अपने हाथ से एक मंगलसूत्र बाहर निकालता है और उसे लिंगर को पहना देता है और कहता है कि ये मेरे प्यार की निशानी है। लिंगर अब काफी खुश थे। फायर एम्परर भी इस बात से खुश थे और कहते हैं कि भले तुम अब वापस लौटकर ना आ पाओ और भले ही हम इस जीवन में एक दूसरे को फिर से ना देख सके, पर फिर भी तुम्हें हमेशा लिंगर को याद रखना होगा। लिंगर को तियाशिन एकेडमी के एल्डर और मून विलो की बात याद आती है कि एशियन वर्ल्ड और ये दूसरी दुनिया काफी ज्यादा विशालकाय है और ये यूनिवर्स 9 हेवन और 10 अर्थ से भरा हुआ है। यानी इस दुनिया में कई सारे अनप्रेडिक्टेबल वेरिएबल्स हैं जिससे कुछ भी कभी भी बदल सकता है। और अगर कोई युद्ध होता है तो पहाड़ और सभी नदियां खून से सनी हुई होगी। फिर आखिर हम दोनों दोबारा कैसे मिल पाएंगे। शियाओ जानता था कि लिंगर अपने पुनर्मिलन को लेकर चिंतित होगी, इसीलिए उसे बोलता है कि मैं निश्चित रूप से वापस जरूर आऊंगा और हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये बोलते ही आसमान में तेज थंडर दिखाई देने लगता है और काले बादल छा जाते हैं। फायर एम्परर कहते हैं कि तुम्हारा एक शब्द ही थंडर और ब्लैक क्लाउड को क्रिएट करने का कारण बन सकता है। वाकई काफी चौंकाने वाला दृश्य है। शियाओ उस लाइटिंग को रोकने लग जाता है और उसे पुरानी बात याद आती है जब शियाओ लिंगर को छोड़कर जा रहा था और अग्नि सम्राट ने उसे रोक लिया। उन्होंने उसे बताया कि लिंगर काफी सालों से तुम्हारा इंतजार करते हुए आ रही है, इसीलिए तुम्हें उसे एक होप देनी चाहिए कि तुम लौटकर वापस आओगे। शियाओ को भी याद आता है कि वांग यू ने जब उसे मारा था उसके बाद से ही लिंगर लगातार उसका इंतजार कर रही है। शियाओ कहता है कि मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ पर मैं उसे चोट पहुँचते हुए नहीं देख सकता और मैं नहीं चाहता कि अगर मैं इस यात्रा के दौरान मर गया तो लिंगर मेरी याद में तड़पती रहे। अग्नि सम्राट कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मरने के बाद वो तुम्हें बुला देगी और अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर लेगी, पर वो ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि बचपन से ही वो तुमसे प्यार करती आई है। इसीलिए लिंगर के प्यार के खातिर तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद ही शियाओ शादी के लिए मान गया था और अब वो डिसाइड करता है कि अपनी इस ट्रिप के बाद भले ये दुनिया केओस में गिर जाए, ये मलबरी फॉरेस्ट भी खत्म हो गया और मैं अगर लिंगर को नहीं ढूंढ सका तो मैं ये सब कुछ बदल दूंगा और अपने सभी फैमिली मेंबर को इस चक्र से बाहर निकालूंगा। अग्नि सम्राट ने शियाओ से पूछा था कि क्या तुम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो। शियाओ कहता है कि मैं पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पर विश्वास नहीं करता। रिप्लाई में अग्नि सम्राट कहते हैं कि फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम दोबारा लौट कर नहीं आओगे, तुम्हें वापस लौटना ही होगा। शियाओ उस थंडर को
को रोक रहा था और कहता है कि मैं अपनी फैमिली मेंबर को कुछ नहीं होने दूंगा, और एक तेज अटैक से उस एनर्जी को नष्ट कर देता है। शियाओ और लिंगर अपनी पहली रात उस मलबरी फॉरेस्ट में ही गुजारते हैं और अब सुबह हो चुकी थी। लिंगर कहती है कि अब तुम्हारे जाने का वक्त हो चुका है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो शियाओ भी अब वहाँ से निकल जाता है और वो अपने सूट को भी बदल लेता है। अब हमें शेंग जो पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तियानशेन एल्डर शियाओ का इंतजार कर रहे होते हैं। उनके साथ मून विलो और लिन तियान भी मौजूद होते हैं। शियाओ भी अब वहाँ पहुँच जाता है। वो कहते हैं कि तुम वादे के मुताबिक इस जगह पर पहुँच गए। ऐसा लगता है कि तुमने अपना डिसीजन बना लिया कि तुम इस नो मेंस लैंड की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो। शियाओ ने रेस्पेक्ट देकर कहता है कि हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस पर जाने को तैयार हूँ। एल्डर कहते हैं कि तुम्हें थोड़ी देर यहीं बैठकर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस ट्रिप पर जाने के लिए 3000 वर्ल्ड के और भी लोग आ रहे हैं जो अभी तक नहीं आए। शियाओ हैरान होता है क्योंकि पहले तो उन्होंने जो चैन प्रतियोगिता रखी उसके हिसाब से सिर्फ वो से ले जाने वाले थे। मोन विलो बताती है कि तीसरे एल्डर ने डिसाइड किया था कि हम और जहाँ डिसिबल को लेकर जाएंगे, इसीलिए टैलेंट सिलेक्शन के लिए और कई दरवाजे खोले गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस एशियन रोड पर चलने का मौका दिया जा सके और वहाँ छिपी हुई एशियन सिटी को पाया जा सके, और जो भी पास होगा उसे तियानशेन एकेडमी में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और अब थर्ड एल्डर वहाँ एक डिस्क को एक्टिवेट कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम इस पर बैठकर आराम कर सकते हो। शियाओ उस पर बैठकर कल्टिवेशन करने लगता है। वो सोचते हैं कि यह डिस्क वाकई एक इमोर्टल पैलेस का खजाना होने के योग्य है। जैसे ही मैं इस पर बैठा मुझे एलाइनमेंट महसूस हुई, पर सौभाग्य से ये एल्डर नहीं जानते कि इस तरह के फ्यूटन बेड को तो मैं अपनी एम्परर बटरफ्लाई को खिलाता हूँ और ये उसके एक आम नाश्ते की तरह है। अब कुछ घंटों बाद वहाँ सभी वो पेटिशनर आ जाते हैं, जिसमें कई सारे जीनियस भी होते हैं, जैसे 10 क्राउन चैंपियन निंग चुआन, यूसेन और बाकी कई लोग भी होते हैं जिनका शियाओ से एशियन इमोर्टल में सामना हुआ था। साथ ही वहाँ काओ युशेंग भी आया होता है। वो खुशी से शियाओ से बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सका और इस कंपटीशन में चला आया। क्या तुमने किसी और साथी को भी देखा है? शियाओ बोलता है कि तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हें उस लिटिल बनी की फिक्र हो रही है। काओ युशेंग कहता है कि तुम बकवास मत करो, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। थर्ड एल्डर कहते हैं कि अब प्रस्थान करने का वक्त आ चुका है, इसीलिए मैं तुम लोगों को फिर से याद दिला दूं, अगर तुम इस नो मेंस लैंड के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे तो तुम्हारे मरने की काफी संभावना होगी। इसीलिए जो लोग अभी बाहर होना चाहते हैं उनके पास अभी भी वक्त है, वो यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं जाता। तो थर्ड एल्डर बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं उस रास्ते को शुरू करता हूँ, और वो अपने एनर्जी से एक रास्ते को क्रिएट कर देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम इस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते रहे तो तुम्हें अंत में वो एशियन सिटी मिल जाएगी जहाँ तुम्हें पहुँचना है। यूसेन पूछता है कि एल्डर क्या आप भी इस रास्ते पर चले हो? थर्ड एल्डर नामे जवाब देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास उस एशियन सिटी में पहुँचने का एक दूसरा तरीका है। काओ युशेंग परेशान होता है और बाकी सभी लोग भी डर रहे थे कि एल्डर खुद इस रास्ते पर नहीं चला और ये हमें मरने के लिए भेज रहा है, जिससे अब कई सारे लोग इस यात्रा को छोड़कर चले जाते हैं। एल्डर कहते हैं कि और कोई भी इस ट्रिप को छोड़ना चाहता है, पर अब कोई भी नहीं जाता, इसीलिए एल्डर कहते हैं कि अब आगे बढ़ना स्टार्ट करो, और वो एक फायर क्रैकर को जला देते हैं और इस कंपटीशन को शुरू करते हैं, जिससे वो सभी लोग तेजी से उस रास्ते पर बढ़ने लग जाते हैं। हजारों लोग उस रास्ते पर जा रहे थे। शियाओ भी उस रास्ते के अंदर चला जाता है। थर्ड एल्डर कहते हैं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से इन वंशजों को चुना है। यह सड़क बिल्कुल येलो स्प्रिंग रोड से तुलना की जाने वाली एक प्राचीन सड़क है। अब हमें इस सड़क पर मौजूद एशियन वुड फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जो युआन रेन डिस्ट्रिक्ट में होता है। यह जंगल काफी मायावी था। शियाओ इस जगह पर उतरता है। शियाओ हैरानी से सोचता है कि रास्ते में वो मोटा काओ युशेंग मेरे बगल में था। अचानक वो पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गया। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस जगह पर एक जाइंट ट्री मौजूद होता है, जिसमें से शियाओ पर एक अटैक होता है। शियाओ उस अटैक से बच जाता है। वो अटैक इतना फियर्स होता है कि वो एक पहाड़ को भी काट डालता है। तभी वहाँ सिंह वाला पेटिशनर भागते हुए आता है। शियाओ से केयरफुल रहने को कहता है, पर वो ट्री उसे पकड़कर निकल जाता है और शियाओ से बचा नहीं पाता। शियाओ कहता है कि ये ट्री एक हत्यारा है जिसने खुद को यहाँ छिपाया हुआ है, और वो अपनी डिवाइन आई की मदद से उस पेड़ पर नजर डालने की कोशिश करता है, पर वो नजर नहीं डाल पाता। इसीलिए एक तेज स्लेज से अटैक करता है, पर उस ट्री को कुछ नहीं होता और उस ट्री से एक पावरफुल अटैक होता है। शियाओ उस अटैक से टेलीपोर्ट होकर बच जाता है और ऊपर आसमान में आ गया था। शियाओ अब अपने एंडलेस स्वॉर्ड मूव का इस्तेमाल करके कई सारे पावरफुल अटैक करता है, पर इससे उस ट्री को कुछ नहीं होता और वो वहाँ पूरी जगह में ब्लैक मिस्ट फैलाने लगता है और शियाओ पर एक डार्क एनर्जी अटैक होने लगता है।
है। शिहाओ इंटरप्रिटेशन रूट को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो उस स्टार की एनर्जी से बच रहा था। वो ट्री कहता है कि साधने की ट्रेजर देखकर मुझे लग रहा है कि आज मुझे काफी अच्छा खाना मिलने वाला है। वाकई मेरी किस्मत काफी कमाल की है और इस लड़के की किस्मत फूटी हुई है। उस फॉग के अंदर एक जायंट आई नजर आती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।